जय हिंद। आज के इस क्लास में हम ईवीएस एंड सीआरटी जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी अगली कड़ी हम करवाने चल रहे हैं। तो आप लोग पेन कापी लेकर के बैठ जाइएगा और साथ साथ नोट भी करते चलिएगा। देखिए, आज है सुनीता अंतरिक्ष में। तो साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दिया करिए। जो लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। और साथ में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करिए, तभी हमको पता चल पाएगा कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। क्योंकि आपका कमेंट और लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, हमारे लिए एक उत्साह का काम करता है। तो ये ज़रूर कर दिया करिए आप लोग, इसमें आपको कुछ लगता नहीं है। देखिए, आज जो हम करवाने चल रहे हैं वो है सुनीता अंतरिक्ष में। तो इस लेसन में जो होगा, जो भी निचोड़ है, ये सारा कुछ करवाएंगे। वो एक अंतरिक्ष यात्री थी, वो अंतरिक्ष में गई थी, और एक साइंटिस्ट भी हैं जो कि भारतीय मूल की हैं। तो सुनीता अंतरिक्ष में गई थी, उनका पूरा नाम सुनीता विलियम्स है। और वो जो है 6 महीने से ज़्यादा भी अंतरिक्ष में रहीं। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिए। मतलब विपरीत अर्जेंटीना के लोग उल्टे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? उल्टे दिखते हैं। कौन कौन से? अर्जेंटीना और ब्राज़ील के लोग जो है भारत के सापेक्ष उल्टे दिखते हैं। मेन पॉइंट ये है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। और समुद्र का जो पानी होता है वो नीला नीला दिखता है। तो इस तरह से भी आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। गीता अंतरिक्ष में गई तो उन्होंने क्या देखा, ये सारी मज़ेदार बातें हैं। इनको क्या है तो इसको देखिए। बता रही हैं कि हम एक जगह तो टिक कर बैठ ही नहीं सकते हैं। यान जिसे मतलब स्पेस यान से गई थी, उस यान के बारे में बता रही हैं कि यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वहाँ बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता रहता है। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने वाले पैकेट को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हम बाल हमेशा ही खड़े रहते। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना तो अपने आप को बेल्ट में से बांधो, कागज़ को तो ऐसे छोड़ सकते थे, उसे दीवार से बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत मज़ेदार था लेकिन मुश्किल भी। तो ये अपने अनुभव बता रही हैं। और आपको दिखा दें कि सुनीता कौन है। तो ये सुनीता अंतरिक्ष स्पेस शटल में है, जिस यान के माध्यम से गई थी उस यान में है। और ये नासा से ये अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था। तो आप ये सुनीता की फ़ोटो देख सकते हैं। मतलब ये दूरी पर थी, तो धरती से या पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर थी। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। देखिए, दिल्ली में कुछ दिनों तक चांद निकलने और डूबने की समय तालिका दे रखा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। तारीख दिया है, चांद निकलने का समय घंटा मिनट, चांद डूबने का समय घंटा मिनट। देखिए, 28/10/2007 यानी अक्टूबर के महीने में 19:16 ये चांद निकलने का समय है। फिर डूबने का समय 8:05। 29/10/2007 को 20:17 और डूबने का जो समय है 10:03। 30/10/2017 को जो है 21:22। और डूबने का जो समय है चांद का वो है 11:08। फिर है 31/10/2007 को 22:29। और 12:03 पर ये डूबने का समय है। तो ये जो है 24 घंटे के हिसाब से बना रखा है। ये 24 आवर्स, जैसे कि रेलवे में अपने बचता है उसी प्रकार से यहाँ भी बना रखा है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। हो सकता है कि आपके एनसीईआरटी का है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो है खत्म हो जाए तो क्वेश्चन मार्क, क्या खत्म हो जाए तो आइए देखते हैं। से लगभग 18 किलोमीटर दूर, कहाँ से? अहमदाबाद से। कितना दूरी? 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ी है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि अहमदाबाद से कितनी दूर? 18 किलोमीटर दूर क्या है? अडालज की बावड़ी है। ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अगला जो पॉइंट है ये है तेल के बारे में। तो ये बता रहा है कि तेल का भंडार सीमित है, अपने बच्चों के लिए बचाएं, हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोके तो इंजन बंद करें। अब बता रखा है दिनांक, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि किस दिनांक में क्या था। तो दिनांक 13/7/2017 को
पेट्रोल और डीजल का जो मूल्य था, तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा। तो पेट्रोल का मूल्य 64 रुपये .91, मतलब 64 रुपये 91 पैसा प्रति लीटर, और डीजल का जो मूल्य था वो 54 रुपये 70 पैसा प्रति लीटर। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, दिया है ज़मीन में खजाना, तो इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि तेल क्या होता है, गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है, इसका मेन पॉइंट ये है। और इसका अगला जो मेन पॉइंट है कि तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है, फिर इस तेल को जो है रिफाइनरी में शोधित किया जाता है, और तब जाके हमें जो है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज़ के लिए ईंधन, जैसे एलपीजी, खाना बनाने के लिए मोम, कोल, तार, ग्रीस आदि मिलते हैं। तो इसका मेन पॉइंट ये है। और इसका जो है प्लास्टिक और पेंट बनाने में भी इस्तेमाल होता है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो अगला पॉइंट है तेल के बारे में, डीजल और पेट्रोल के बारे में, सन 2002 में इसकी कीमत क्या थी, 2007 में क्या थी, फिर 2014 में क्या थी। ये अक्टूबर माह का पूछ रहा है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, सन 2002 में अक्टूबर माह में पेट्रोल जो था वो 29 रुपये 91 पैसा था, और डीजल था तो 18 रुपये 91 पैसा। सन 2007 में 43 रुपये 52 पैसा, और डीजल जो है वो 30 रुपये 48 पैसा, और 2014 में जो है 67 रुपये 86 पैसा पेट्रोल, और 58 रुपये 97 पैसा डीजल था। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, हमारे देश में जो है देश के लगभग 2/3 अर्थात 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं, केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी। घर के अलग अलग कामों के लिए कई चीज़ें भी इस्तेमाल होता है, जैसे केरोसिन, मिट्टी का तेल, एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, खाना पकाने के लिए कोयला, बिजली आदि। 13 ऊंचाई पर, आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि एक यात्री की कहानी बता रहा है। तो जो यात्रा पर निकलता है वो मुंबई से निकलता है। तो कहाँ से निकलता है, मुंबई से यात्रा वो शुरू करता है, और महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचता है। ये मेन पॉइंट है। मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता है। कितना, 1400 किलोमीटर का वो सफ़र तय करता है। तो मेन पॉइंट ये है कि मुंबई से दिल्ली तक की दूरी कितनी है, 1400 किलोमीटर की है। ये मेन पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है ठंडा रेगिस्तान। क्या है, ठंडा रेगिस्तान। तो इसका जो मेन पॉइंट है वो है कि जो है यह अनूठा था उसके लिए जो यात्रा पर निकला था। तो सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, मेन पॉइंट यहाँ से नोट करिएगा। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ़ ही दिखते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, और सूखा ठंडा मैदान है। ये मेन पॉइंट इसका है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। का इलाका है वो लद्दाख के एरिया में ही पड़ता है। ये मेन पॉइंट है। लगभग कितना, 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला है। तो ये मेन पॉइंट इसका है, इसको नोट कर लीजिएगा। मेन पॉइंट ये है कि लगभग कितना, 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला है। तो इस मेन पॉइंट ये है। अंगपा से संबंधित प्रश्न कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया सीटेट में। तो वो जो गया था मुंबई से यात्रा करने के लिए, तो क्या बता रहा है कि वहाँ मैं नामग्याल, उधर के लोगों का ऐसा ही नाम होता है, उन्हीं से मुझे चांपका के बारे में, चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ कितने, 5000 लोग। चांगपा जो है घुमंतू लोग होते हैं। मेन पॉइंट इसका यह है कि जो है चांगपा लोग जो होते हैं वो घुमंतू टाइप के होते हैं, जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं टिक सकते। वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए झुंड को लेकर के पहाड़ों में एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। और इन्हीं जानवरों के जो है से अपनी ज़रूरत का सामान भी इनको मिलता रहता है, जैसे दूध है, मांस है, टेंट के लिए चमड़ा है, स्वेटर है, कोट है, ऊन आदि। ये मतलब इन्हीं से मिलता है। और ये लोग क्या करते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं। इनकी सबसे बड़ी पूंजी जो है ये भेड़ बकरी ही है। जितनी भेड़ बकरियां
उतनी ही ऊंचा परिवार। कहने का मतलब जिसके पास जितना ही ज़्यादा भेड़ बकरी होगी उसको जो है उतना ही अमीर माना जाएगा, उसको उतना ही ऊंचा परिवार माना जाएगा। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर क्या ये एक खास तरह की भेड़ बकरी पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की सबसे मशहूर क्या है, पश्मीना ऊन या पश्मीना शाल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा नरम होंगे। इसलिए चांगपा लोग इतनी मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यहाँ यही इनकी ज़िंदगी है, तो उनके बारे में बता रहा है। तो ये मेन पॉइंट ये है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मेन पॉइंट है कि वो फिर आगे बताता है कि आपका स्वागत है। वो जिसके साथ गया था तो नामयाग्याल क्या नाम है ये, तो वो टेंट के तिकोने में ले गया और अपने टेंटों को रेबो कहते हैं। तो ये जो वो लोग चांगपा लोग जो टेंट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेबो। ये मेन पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा। चांगपा लोग जो है टेंट को रेबो बोलते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये बहुत मजबूत होती हैं और गर्म भी होती है। मैंने भी ये देखा है, ऐसा वो बता रहा है। तो इस मेन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। दुनिया में मशहूर पश्मीना के बारे में यहाँ बताया गया है। इस पॉइंट को आप लोग नोट जरूर करिएगा। माना जाता है कि एक पश्मीना साल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। कितना? 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। आपके सीटेट में पूछा गया था। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं, एकदम इतना गर्म होने के बावजूद भी मोटे उसकी जो मोटाई है बिल्कुल नहीं होती है। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर के एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर डिजाइन वाली शाल हो बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। तो मेन पॉइंट इसका यही है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है अब की बार आपके पेपर में ये छप भी सकता है। तो इस पॉइंट को ज़रूर नोट करिएगा। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए एक जगह बनी होती थी। इसे चांगपा जो है लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रख करके बनाते हैं। हर परिवार अपने परिवार जानवरों के झुंड को पहचान के लिए खास निशान बनाता है। रोज सुबह झुंड को लेखा के बाहर निकाल कर गिन कर चराने ले जाते हैं और ये काम औरतें और जवान लड़कियों का रोज का काम होता है। तो मेन पॉइंट ये है कि जो यहाँ पर अपनी बकरियाँ रखते हैं, भेड़ बकरी रखते हैं, उसे लेखा बोला जाता है और जो टेंट होता है उसको रेबो बोलते हैं। तो इस काम को जो है वो पर डे करते हैं। अपनी बकरी को निकालेंगे फिर उसमें रखेंगे। तो यह काम जो है औरतें और जवान लड़कियाँ करती हैं। मेन पॉइंट इसका यही है। तो अगला पॉइंट है कि श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं और हाउस बोट 80 फुट लंबे होते हैं और बीच में जो है इनके चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। देखिए हाउस बोट है, ये पूरा इस घर ही बना कर दे दिए हैं और इसमें लोग जा कर के रहते हैं। तो उसके बारे में बता रहा है। बोट जो की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। तो ये आप चित्र में भी देख सकते हैं, फिगर में इस तरह से मानो कोई घर ही है तो बना दिया गया है। अब देखिए हाउस बोट और कई बड़े शहरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन ख़त्म बंद है जो जिक्सा फजल जैसा दिखता है। ये देखिए ये डिजाइन है, मेन डिजाइन है, इस तरह से जिक्सा फजल जैसा दिखता है। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट करते चलिएगा क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में है। अच्छा, पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल
होता है, इन घरों की छत ढलवा होती है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इस पॉइंट को कतई मत छोड़िएगा कि पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ये जैसे कि फिगर में दिख भी रहा है। के पुराने घरों की खासियत ये है कि ये जालीदार खिड़कियाँ, क्या है, जालीदार खिड़कियाँ के बाहर ये खिड़कियाँ ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। तो ये पॉइंट है, इसको भी नोट करिएगा। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाज़ों, खिड़कियों और डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। तो ये मेन पॉइंट ये भी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा। आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट एनसीईआरटी मिलेगी, इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट भी मिलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में कमेंट